Good afternoon everyone. Now we are going to continue with our topic leverage. Alright, so please write down the heading in your notebooks, leverage. और पिछली क्लास में आपने सीखा था ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज का कैलकुलेशन। आज की क्लास में आपको सिखाते हैं कि जब ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज गिवन होगी तो उनसे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। आज हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। तो पहले तो इनकम स्टेटमेंट समझ लीजिएगा कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, राइट। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, राइट, तो क्या आ जाता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। आई एम राइटिंग सी का फुल फॉर्म आप लोग लिखते जाइएगा, कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो किसी को याद है क्या आ जाएगा? हरी अप, यू कैन रिप्लाई यूजिंग योर ऑप्शंस, रिप्लाई ऑप्शंस। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आर्यन जवाब दे रहे हैं ईबीआईटी। वेरी गुड, ईबीआईटी आ जाएगा हमारे पास। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी। और क्या किसी को ईबीआईटी का दूसरा नाम मालूम है? ईबीआईटी का दूसरा नाम, वेरी गुड डिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। तो हम साथ साथ ऑप्शंस जो आप देते हैं वो पढ़ते भी रहते हैं, रिप्लाईज आपकी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेरी नाइस। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, EBIT is also called as ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। आय मतलब इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारे पास में आ जाता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। और अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस का दूसरा नाम याद है किसी को, क्या बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस को? EBT is also famously called as what? इसका भी एक दूसरा नाम बताया था, टैक्सेबल प्रॉफिट। वेरी गुड आर्यन। और फिर डिंपल ने बताया है EBT is also called as taxable profits, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा टैक्स डिडक्ट होता है। और टैक्स रेट गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं गिवन हो तो आप लोग 50% यूज कीजिएगा। तो टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी विल गेट EAT। EAT का फुल फॉर्म अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस तक पहुंचना है और ये पूरी बोली जाती है इनकम स्टेटमेंट। एक बार ये नोट कर लीजिएगा इनकम स्टेटमेंट, फिर आपको बताते हैं कि आज ये इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे। आप काइंडली टेक डाउन दिस इनकम स्टेटमेंट, जहां पर आप पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं सेल्स से लेकर EBIT, EBT और अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस निकालने का। याद रखिएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया EBT, टैक्स माइनस किया EAT। ओके, डिंपल पूछ रहे हैं एग्जाम्स का कोई अपडेट? फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो डिसाइड हो गए हैं, उनके तो होंगे। सेकंड ईयर का भी डिसीजन लिया जाना बाकी है, फर्स्ट ईयर का भी अभी कैंसिल्ड ही है, बट सेकंड ईयर का डिसीजन भी 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू स्टडी, पढ़ते जाइएगा। अभी सेकंड ईयर का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, केवल फाइनल ईयर का डिसाइडेड है कि उनके एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। राइट, लेट अस कंटिन्यू, क्योंकि ये टॉपिक भी कंप्लीट करना है लीवरेज का। तो ये नोट हो गया इनकम स्टेटमेंट का कैलकुलेशन, EAT तक निकालना है आपको। और जब ये नोट हो जाए तो एक क्वेश्चन ओपन कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज और बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट को। तो प्लीज ओपन अप पेज नंबर 131 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए एक बार। पेज 131 क्वेश्चन नंबर 1,
उसमें लिखा हुआ है दी फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ योगिता लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 आर ऑपरेटिंग लीवरेज के आगे 2 लिख लीजिएगा, 2 मिसप्रिंट है, ऑपरेटिंग लीवरेज है 2 और फाइनेंशियल लीवरेज है 3, तो आपने अपने बुकलेट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज के वैल्यू के आगे 2, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको 2:1 दे दें, तो 2:1 का मतलब भी यही होता है 2/1 यानी कि 2, और कभी फाइनेंशियल लीवरेज जैसे 3:1 दे दें तो 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो कभी ये रेशियो में दिए जाए तो आपको घबराना नहीं है, 2:1 का मतलब भी हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, और 3:1 मतलब 3/1 यानी कि 3। तो लीवरेज में ये नोटेशन भी याद रखिएगा, राइट। सो व्हाट आर वी गिवन, पहले तो लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2, एक तो ये याद रखना। फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू है 3, राइट। सो मेक एप्रोप्रिएट करेक्शंस, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज 2, फाइनेंशियल लीवरेज दिया हुआ है 3। इंटरेस्ट जो आय है, इंटरेस्ट का वैल्यू है हमारे पास 20 lakhs, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज 20 lakhs, और जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट इस क्वेश्चन में 30%, एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 60% ऑफ सेल्स। तो ये सारे फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं। अब इन सब फैक्टर्स की हेल्प से आपको कंस्ट्रक्ट करनी है इनकम स्टेटमेंट, और इसके ऊपर नोट बना दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीवरेज। यहाँ पर जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज निकाला था, वो हमें डायरेक्टली दे दिया, और अब इनकी हेल्प से हमें इनकम स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज यूजिंग द आंसर्स व्हिच आर गिवन टू अस। ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है, फाइनेंशियल लीवरेज दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, टैक्स रेट भी गिवन है क्वेश्चन में 30%, और वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है हमारे पास 60% ऑफ सेल्स। तो अब इन सारे फैक्टर्स को यूज करके नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द इनकम स्टेटमेंट। तो अब इसका सबसे पहला प्रोसेस समझिएगा, कैसे स्टार्ट करना है। जब भी हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा और ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज जैसे एस्पेक्ट्स गिवन होंगे, तो हमें सबसे पहले सेकंड लेवल लीवरेज यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज से शुरू करना है। तो देखिएगा, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लीवरेज हमें कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का? पिछली क्लास में सिखाया था, यू कैन आंसर थ्रू योर रिप्लाई ऑप्शंस। क्या फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को? कहीं पे कुछ EBIT, EBT कुछ ऐसी चीजें बताई थी? हाँ, बता रहे हैं आर्यन, EBIT अपॉन EBT। वेरी गुड आर्यन, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, राइट। तो पहले तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। और केशव ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो केशव ध्यान रखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 131 पर है। उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। ये चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग लीवरेज 2, फाइनेंशियल लीवरेज 3। तो वो आप भी नोट कर लीजिएगा, मिसप्रिंटेड है। आप ऑपरेटिंग लीवरेज 2 लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल लीवरेज 3 लिख लीजिएगा। और अब आपको बताया हमने कि इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट कैसे करेंगे। हमेशा सेकंड लेवल लीवरेज यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज से क्वेश्चन की शुरुआत करना, राइट। ये पूरा प्रोसेस है, सिस्टम को अच्छे से समझना। ये सारी वैल्यूज आराम से निकलती जाएंगी। देखो कैसे, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला अभी आर्यन ने बताया, EBIT अपॉन EBT। अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है ये, 3। तो फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू है 3, EBIT
इसको एज इट इज लिख लेते हैं और EBT को लिखा जा सकता है EBIT माइनस आई होप इसको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि EBIT में से I माइनस कर देते हैं तो हमारे पास EBT आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर EBIT माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू EBT ओनली, तो यही तो लिखा है EBIT माइनस I इज इक्वल टू EBT। तो EBT को एक तरह से हमने खोल दिया। EBT को कैसे लिखा है EBIT माइनस I, ठीक है। तो EBIT माइनस I, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिख देते हैं EBIT माइनस I इंटरेस्ट। अब ये तो अभी भी 3 है, EBIT की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन इंटरेस्ट की वैल्यू जरूर पता है। कितना है इंटरेस्ट, क्वेश्चन में गिवन था हमें 20 लाख, तो यहां पर इंटरेस्ट की जगह पर लिख लेते हैं जो हमें गिवन था 20 लाख। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये EBIT माइनस 20 लाख को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे तो देखो रिजल्ट क्या होगा। EBIT 3 से मल्टीप्लाई होगा, कैसे लिख सकते हैं 3 EBIT माइनस 3 को 20 लाख से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60 लाख इज इक्वल टू EBIT। समझिएगा, ये EBIT को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 EBIT हो गया, 3 को 20 लाख से मल्टीप्लाई किया पूरा 60 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर जो EBIT था वो एज इट इज पड़ा रह गया। तो ये किसी को दिक्कत तो नहीं समझने में। EBIT 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 EBIT, 20 लाख को भी 3 से मल्टीप्लाई किया 60 लाख, तो ये 3 दोनों से होगा ना मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ये EBIT बेचारा पड़ा ही रह गया। अब आप क्या करोगे, माइनस 60 लाख को दूसरी साइड ले जाना, ठीक है, और EBIT को दूसरी साइड ले जाइएगा। माइनस 60 लाख जब इधर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, EBIT उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। क्या कोई बता सकता है EBIT कितना आ जाएगा सॉल्व करके? देखो जल्दी से, वैल्यू ऑफ EBIT ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं अभी, देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। आर्यन ने जवाब दिया है सबसे पहले, EBIT का वैल्यू आप बता रहे हैं 30 लाख, राइट। तो लेट अस चेक कि वैल्यू 30 लाख है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये EBIT उधर गया माइनस हो गया, तो 3 EBIT ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस EBIT इज इक्वल टू माइनस 60 लाख उधर जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। जब भी कोई एलिमेंट इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 60 लाख दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का EBIT दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 3 EBIT में से EBIT माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 EBIT इज इक्वल टू 60 लाख, और अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे जाएगा तो 60 लाख को 2 से डिवाइड किया तो आर्यन का आंसर बिल्कुल सही है। EBIT की वैल्यू आ जाएगी 30 lakhs। These are all in rupees, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। The value of EBIT it is coming as 30 lakhs। तो ये पूरा 30 लाख आ जाएगा। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा कि जो EBIT की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 30 लाख, और आर्यन ने निकाल भी दिया था, डिंपल ने भी निकाल दिया था। ओके गुड, तो डिंपल का भी आंसर 30 लाख आ गया था, वेरी नाइस। तो EBIT आ गई हमारे पास 30 लाख। अब देखो यहाँ पर EBIT ये आ चुका है हमारे पास 30 लाख। समझिएगा कि EBIT की वैल्यू अगर 30 लाख है, ऑल वैल्यूज आर इन रुपीस, तो दिस इज इन रुपीस 30 लाख। तो इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 20 लाख। अब इंटरेस्ट माइनस कीजिएगा तो हमारे पास EBT आ जाएगी कितना 10 लाख। टैक्स रेट ये हमें दी हुई है 30%, तो टैक्स 30% डिडक्ट करेंगे हम, तो 10 लाख का 30% निकाल लिया, 10 लाख का 30% टैक्स कितना हो जाएगा 3 लाख। और फिर EAT 10 लाख में से
3 लाख आपने टैक्स पे कर दिया तो ईएडी कितनी रह जाएगी 7 लाख। तो नोट कर लीजिएगा यहां तक इस पजल के कुछ एस्पेक्ट्स तो हमें पता लग गए। ईबीआईटी पता लग गया, इंटरेस्ट था, उसकी मदद से टैक्स माइनस किया और ईएडी तक निकाल लिया। वेरी गुड, आर्यन ने हाथ का जवाब भी दिया है और डिंपल इज आल्सो डूइंग। तो ईएडी की वैल्यू आ गई है 7 लाख, राइट। नोट कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स भी, फिर आगे बताते हैं कि ये बचे हुए फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर द कैलकुलेशंस ऑफ ईएडी, फिर बचे हुए फैक्टर्स भी कैलकुलेट करते हैं। हरी अप, नोट कीजिएगा यहां तक, और नोट हो गया है तो जरूर बता दीजिएगा ताकि आगे क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करें। द वैल्यू ऑफ ईएटी हम निकाल चुके हैं अभी तक और ईएटी की वैल्यू आ रही है 7 लाख। ओके, सो स्टार्टेड रिप्लाइंग कि नोट हो गया है आपका। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन फाइनेंशियल लीवरेज से, राइट। तो आपको एग्जाम में भी यही करना है, पहले आपको फाइनेंशियल लीवरेज से स्टार्ट करना है, कुछ फैक्टर्स निकल आएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज पर, राइट। तो ऑपरेटिंग लीवरेज अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना गिवन था हमें? द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन वाज 2। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू हमें दी हुई है 2, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बता सकता है क्लास में कोई? क्या सिखाया था आपको? पहले हो चुका है ये। वेरी गुड डिंपल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आर्यन भी यही जवाब दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यहां लिख दें हम कंट्रीब्यूशन अपॉन, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का वैल्यू है 2, कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं, सी लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन ओवर हियर। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है तो ईबीआईटी तो हमारे हाथ में आ गया, कितना? 30 लाख। तो ये 30 लाख लिख देते हैं यहां पर, और 30 लाख जब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 लाख। ये 30 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया तो 30 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 60 लाख। तो एक और चीज पता लग गई, कंट्रीब्यूशन हो गया 60 लाख। और अगर कंट्रीब्यूशन 60 लाख है तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? हाँ ठीक बता रहे हैं आप, कंट्रीब्यूशन 60 लाख हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए फिर? 30 लाख। वेरी गुड, क्योंकि आपको ये बीच का फैक्टर निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो कैसे निकालेंगे? आपके पास ये 60 लाख है, बीच की वैल्यू तो पता नहीं, आंसर बताएगी ईबीआईटी 30 लाख है, तो 60 लाख में से 30 लाख को माइनस कर दो, ये बीच का हिस्सा आ जाएगा। तो 60 में से 30 माइनस किया, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 30 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल आई, राइट। आर्यन ने भी जवाब दिया था 30 लाख, डिंपल ने भी जवाब दिया 30 लाख, राइट। केशव इज आल्सो डूइंग इट। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इसको कीजिएगा और देखो कि सबका फिक्स कॉस्ट 60 लाख आ रहा है कि नहीं। बड़ा ही सिंपल सी बात है, अगर आपको मालूम है 6 है, 6 में से कुछ माइनस करने पर वैल्यू आ रही है 4, तो वो क्या चीज माइनस की होगी ये पता लगाने के लिए आप 6 में से सीधा 4 को ही माइनस कर दो। तो 6 में से 4 गया तो क्या आ गया? 2। तो वो मिसिंग वैल्यू पता लग गई हमें। ऐसे ही हमने यहाँ किया है, 60 लाख था, हमें आंसर पता था 30 लाख, तो 60 में से 30 को माइनस किया, मिसिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 30 लाख। नोट कीजिएगा यहाँ तक, फिर और आगे सिखाते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा। ताकि आगे की कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो आपको।
ओके डन। नाउ नेक्स्ट, अब आगे का ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में गिवन था लाइन खींच देते ताकि ये वैल्यूज आपस में मिक्स ना हो जाएं। यहाँ पर हमें गिवन था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 60% ऑफ सेल्स है। देखो क्वेश्चन आप ध्यान से, हालांकि हमने तो डेटा इरेज कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फिफ्थ लाइन में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल्स है, आपको मालूम है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन, राइट? यू नो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन। तो अगर सेल्स 100% है और वेरिएबल कॉस्ट 60% हो गया तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? वो जाएगा 40%। The value of contribution is 40%। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स हुआ तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। ऐसे ही अगर वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 70% ऑफ सेल्स होता तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है 30% ऑफ सेल्स, बचा हुआ हिस्सा। और सिंपल सा लॉजिक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल्स अगर पूरी है 100, उसमें से 60% माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 40%। ये लिखा है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, राइट? तो ये समझने के बाद अब आपको आगे ध्यान देना है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 40% को कैसे लिखेंगे? 0.40। 40% को अगर मैथमेटिकली वैल्यू निकालनी है तो एक बार डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने, वो बन गया 0.40। सेल्स हमें पता नहीं, तो जो चीज नहीं पता उसको एक बार x ले लेते हैं। जो भी नहीं पता क्या करेंगे? हम उसको x ले लेंगे। अब हमें कंट्रीब्यूशन तो पता था, वो था 60 lakhs। तो वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 60 lakhs। 0.40 ऑफ x एज इट इज। तो अब x क्या होगा? ये जो 0.40 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइएगा, तो 60 lakhs डिवाइडेड बाय 0.40 इज इक्वल टू x। एक बार सॉल्व करके बताओ 60 lakhs अपॉन 0.40 क्या आ जाएगा? करिएगा सॉल्व और रिप्लाई करिए अपनी रिप्लाई ऑप्शंस के थ्रू कि 60 lakhs को 0.40 से डिवाइड करें तो 1,50,00,000। वेरी गुड। पूरा 1 करोड़ 50 lakhs के आसपास आ रहा है। वैल्यूज लिखी हैं, आ रहे हैं। डिंपल ने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। वेरी गुड। तो ये 1 करोड़ 50 lakhs ये आ गया x, और x क्या था? सेल्स। तो सेल्स की वैल्यूज को पहले तो हाईलाइट कर देते हैं ताकि ध्यान रहे कि क्या क्या निकाल चुके हैं। सेल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 करोड़ 50 lakhs। और अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाएगा? 1 करोड़ 50 lakhs में से 60 lakhs को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 90 lakhs। और इसको एक और तरीके से भी टैली कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि अगर कंट्रीब्यूशन तो खैर निकल गया था, पहले 60 lakhs था, वेरिएबल कॉस्ट था 60% ऑफ सेल्स। सेल्स अगर 1 करोड़ 50 lakhs है तो उसका 60% निकालो। 1 करोड़ 50 lakhs इंटू 60% या 0.60 कर देना, तो वो आंसर आपके पास 90 lakhs आ जाएगा। दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा। 1 करोड़ 50 lakhs में से 60 माइनस कर देना तो भी 90 lakhs आ जाएगा। 1 करोड़ 50 lakhs में से 60 माइनस कर 90 lakhs। और अगर वेरिएबल कॉस्ट को इससे निकालोगे 60% ऑफ सेल्स से, तो 60% ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs कर देना तो भी 90 lakhs ही आपके पास आ जाएगा, राइट? अब इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर एक टॉपिक और करवाते हैं आपको। काइंडली टेक डाउन अप टिल हियर एंड देन वी विल डू वन मोर थिंग। And once you note it down, then do reply कि आपने नोट कर लिया है, ताकि आगे का टॉपिक कराएं।
डन, ओके गुड, ठीक है। अब ये इनकम स्टेटमेंट बड़ी जरूरी है बनानी, और इनकम स्टेटमेंट का ये पूरा प्रोसेस याद रखिएगा। और इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ ही आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं लीवरेज में ही, और वो है कि जब कभी आपके पास दो अलग अलग लेवल ऑफ सेल्स होंगे, whenever two level of sales are given, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना सीखेंगे अब आप। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, लेकिन पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये निकलते कैसे हैं। पहले तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो अब जो हेडिंग है वो है कैलकुलेशन ऑफ DOL, राइट। तो हेडिंग डाल देना DOL, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और उसके बाद मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फिर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। पहले तो आपने सीखा था ऑपरेटिंग लीवरेज, वो केवल एक लेवल ऑफ सेल्स के लिए था। अब आपको दो लेवल ऑफ सेल्स दिए जाएंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, राइट। तो अब इनके फॉर्मूले नोट करिएगा पहले आप, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला नोट करेंगे आप। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, और इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। नोट कीजिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। दिस इज फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और ये दोनों कैसे आएंगे, उसके लिए आप एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नोट कर लेना, लेकिन आपको पहले ये बता भी देते हैं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये लीवरेज, राइट। परसेंटेज चेंज इन EPS उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT से, तो आ जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और थर्ड फॉर्मूला है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसके लिए आप सिंपली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से, तो आपके पास आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये डिग्री ऑफ कंबाइंड या डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज तो बड़ा इजी है, दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये परसेंटेज चेंज कैसे आएंगे, अब इनके लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रख लेना है। कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए आप न्यू फैक्टर में से माइनस कर देना ओल्ड को अपॉन ओल्ड इनटू 100। जैसे आपको परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना है, परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो मतलब आपको सबके फॉर्मूले नहीं याद रखने, बस जो निकालना है, जैसे परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना है तो न्यू EBIT लेना माइनस ओल्ड EBIT लीजिएगा और अपॉन ओल्ड EBIT इनटू 100। जैसे आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकालना है तो वही फॉर्मूला, क्या, न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू 100, राइट।
या फिर आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हो गया ईपीएस निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का भी यही फॉर्मूला रहेगा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज, ध्यान रखना, न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस इनटू 100। और ये ईबीआईटी आपको पता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सेल्स, तो यू नो इट। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का फुल फॉर्म नोट करिएगा। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर निकालना बड़ा जरूरी है, और अर्निंग्स पर शेयर दोनों लेवल ऑफ सेल्स के लिए निकालने हैं, राइट? जो पहले वाला लेवल होगा उसको ओल्ड बोला जाएगा, बाद वाला जो लेवल होगा, जो सेकंड लेवल गिवन होगा, उसको न्यू लेवल बोला जाएगा। तो हमेशा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड कर देना, आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। किसी का भी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं आप। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का भी यही फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। परसेंटेज चेंज इन सेल्स का भी यही फॉर्मूला है, न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का भी यही फॉर्मूला है, न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस इनटू 100, राइट? इनटू 100। और ईपीएस का फुल फॉर्म ये आपको बताया ही है, अर्निंग्स पर शेयर। और ये आता कैसे है? अब ध्यान देना आप लोग, समझिएगा। सबसे पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो ये तो आप लोग को याद ही होने लग गया होगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया, क्या आ जाता है आपके पास? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो क्या आ जाता है हमारे पास? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से आय को माइनस कर दिया, तो आ जाता है ईबीटी। ईबीआईटी अभी अभी भी सीखा है आपने, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट माइनस करना, ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में से टैक्स माइनस करेगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अब ये टैक्स माइनस किया तो ईएटी आ जाएगा। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ये भी सिखाया था, लेकिन अभी तक ईपीएस तक तो पहुंचे ही नहीं हम। पहुंचना कहां तक है? ईपीएस, तभी तो लगाओगे अपने फॉर्मूले में। तो ईपीएस तक पहुंचने के लिए ईएटी तक तो आ गया। ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, पिछली क्लास में भी किया था। तो ईएटी के बाद अब आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करोगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इसको माइनस किया, राइट? तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कंपनी इशू करती है कैपिटल जुटाने के लिए, राइट? ग्रोथ और एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स भी अलॉट करती है। उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। वो डिविडेंड पहले दिया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है, राइट? तो प्रेफरेंस शेयर मतलब नाम से ही उनके प्रेफरेंस छुपी हुई है। ऐसे ही जब कंपनी वाइंड करती है, अपने बिजनेस को खत्म कर देती है पूरा, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाया जाता है, फिर कुछ बचा कुचा पैसा होता है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर में ही इनका मेन मीनिंग छुपा हुआ है कि इनको हर चीज में प्रेफरेंस ही मिलती है। तो पहले डिविडेंड बांटना होगा तो पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उनको डिविडेंड बांट दिया तो आपके पास आता है अर्निंग्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन आप लोगों को नोट करना है। आई हैव रिटन इट इन कैपिटल लेटर्स सो दैट ऑल ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये इनकम स्टेटमेंट काफी कुछ तो पहले जैसी ही है।
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, ईबीआईटी आ गया, उसमें से आय माइनस किया, ईबीटी आ गया, ईबीटी में से हमने टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया, तो जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, आप लोग इसको पूरा ही लिखिएगा। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो पैसा बच जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का सिंबल है, इट इज डिवाइडेड बाय, राइट, इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स पर शेयर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ईपीएस। ये ईपीएस आएगा तब जाके आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकाल पाएंगे और फिर उसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे। तो ये निकलवाते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, राइट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, और नोट हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा एक बार कि यू हैव टेकन डाउन दीज फॉर्मूले, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और ये ध्यान रखना, ये कब निकाल सकते हैं आप, व्हेन 2 लेवल ऑफ सेल्स आर गिवन, 2 लेवल हो, 3 लेवल हो, 4 लेवल हो, जब आपको 2 अलग अलग लेवल होंगे सेल्स के या ईबीआईटी के या ईबीटी के, मतलब किसी के भी, सेल्स के हो चाहे ईबीआईटी के हो या ईबीटी के हो, 2 अलग अलग लेवल होने चाहिए, तब आप ये कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ कंबाइंड। नहीं तो एक ही लेवल हुआ तब तो फिर वही सब हो जाएगा। नोटेड इट डाउन, ओके गुड। तो अब निकालते हैं हम ये सारे फैक्टर्स। सो प्लीज open up your booklets. We are going to start with a question on degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage. Page 132 पर क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए। पेज 132 क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा लंबा चौड़ा है क्वेश्चन और ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट्स ऑफ एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, शेयर्स ऑफ ₹10 वैल्यू। 3 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, हर शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कितने होंगे इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? पहली लाइन से कुछ आपको पता लग जाएगा। 3 लाख तो इक्विटी कैपिटल है, राइट, और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आगे चलकर चाहिए होंगे तो हम हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। एनी आइडिया कैसे निकाल सकते हैं? 3 लाख इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल कितने इक्विटी शेयर्स होंगे हमारे पास? क्या किसी के दिमाग में आ रहा है? हरी अप, डू रिप्लाई। कि 3 लाख इक्विटी कैपिटल है और एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, राइट। तो 30,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया हमने, तो 3 लाख को 10 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 30,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या फॉर्मूला है? टोटल इक्विटी कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर। मतलब अपने को आना चाहिए, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करेंगे ही हम, लेकिन ये पता रहना चाहिए थोड़ा सा कि टोटल जो भी इक्विटी कैपिटल होगी, जैसे 3 लाख है और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 30,000। उसको याद रखना, काम आएंगे। कहीं लिख देते हैं नीचे कि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो है 30,000, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भूल ना जाए।
30,000 इक्विटी शेयर्स कि 3 लाख रुपए आपके पास इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 30,000 इक्विटी शेयर हो गए, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, टोटल इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई 3 लाख रुपए। 30,000 into 10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालने हैं, टोटल इक्विटी कैपिटल वो क्वेश्चन में 3 लाख, फेस वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर वो कितनी थी 10 रुपए, 3 लाख को 10 से डिवाइड किया, ये आ गया 30,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो आ गया हमारे पास 30,000। और चलते हैं आगे, देखो ध्यान से 30,000 सॉरी एंड रुपीज 3 लाख 10% डिवेंचर्स, 3 लाख जो आपके डेट कैपिटल है और 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हो गई, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000, ये इंटरेस्ट हो गया। डिवेंचर्स पे क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट, तो 3 लाख के ऊपर 10% आपका इंटरेस्ट है, 3 लाख का 10% निकाला 30,000 हो गया। नेक्स्ट, सेल्स इंक्रीज्ड by 20% from 30,000 to 36,000 यूनिट्स। अब यहाँ पे 2 लेवल ऑफ सेल्स हो गए, एक तो जो लेवल है वो है 30,000 यूनिट्स का, तो एक काम तो हम करेंगे 30,000 यूनिट्स के लिए, और एक दूसरा लेवल और है वो है 36,000 यूनिट्स। सो वी आर गिवन 2 लेवल ऑफ सेल्स, एक तो 30,000 और एक 36,000, 20% बढ़ गई 36,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इज ₹10 पर यूनिट while the variable cost is ₹6 per unit, variable cost 6 है, fixed costs amount to ₹50,000, tax rate is 50%। आगे ध्यान देना, calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of composite leverage। तो क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा, तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर सेल्स, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल्स। 30,000 है तो सेल्स क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर 30,000 को एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना गिवन था, इसकी सेकंड लाइन में गिवन है, थर्ड लाइन में सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट, तो सेल्स क्या हो जाएगी हमारे पास, सेल्स आ जाएगी 30,000 और ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, 30,000 यूनिट्स। तो सेल्स के लिए 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो सेल्स आ गई हमारी रुपीस 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीस। 30,000 ये ना सेल्स, हाँ 30,000 यूनिट्स और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3 लाख। इसी तरह से 36,000 का तो आप लोग खुद करना। वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, द वेरिएबल कॉस्ट ये 4th लाइन में दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 पर यूनिट। तो आप वेरिएबल कॉस्ट के लिए 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 30,000 इंटू 6 ये हो गया 1,80,000, राइट। 1,80,000 ये तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट। और जब आप माइनस करेंगे तो अब एक बार करो, 3 लाख माइनस 1,80,000, बताइए कितना आ जाएगा। 3 लाख में से 1,80,000 माइनस करो और वो वैल्यू बता रहे हैं हम 1,20,000, राइट। तो ₹1,20,000। अब इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट सर्च करो, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, कोई बता सकता है? What is the value of fixed cost? I have already read out this question, तो ढूंढो जल्दी से फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ दी हुई है। 50,000, वेरी गुड। आर्यन डिम्पल करेक्टली सेड, 4th लाइन में दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 माइनस कर दिया हमने, तो EBIT कितना आ गया, 1,20,000 में से 50,000 माइनस किया 70,000,
तो मंजिल है ईपीएस तक पहुंचना, राइट? ईपीएस तक पहुंचना पड़ेगा हमें। अभी ईबीआईटी आ गया 70,000। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में लिखा है 3 लाख के डिवेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम। वो कैसे आएगा? 10% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का 10% निकाला, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 30,000। तो ईबीटी आ गई 70 माइनस 30 किया 40,000। टैक्स रेट देखो कितना दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स रेट? टैक्स रेट है 4th लाइन में 50%, तो 40,000 का 50% निकाल लिया हमने, तो वो कितना आ जाएगा? 20,000। और 40 में से 20,000 माइनस किया 40,000 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 20,000। क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया हुआ है? सर्च करो एक बार, क्या कहीं पर प्रेफरेंस शेयर नाम का वर्ड, ये टर्म आ रहा है? आ रहा है तो लेना पड़ेगा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर 0 लेना पड़ेगा। है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो क्वेश्चन में क्या किसी को नजर आ रहा है? रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से। नो, यू कैन नॉट फाइंड प्रेफरेंस शेयर्स ओवर हियर। तो प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 0 हो गया, राइट? वेरी गुड, ढूंढ लिया आप लोगों ने। और फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये हटा रहे हैं आप लोग, तो लिख लेना पूरा। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना पैसा बच जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास? 20,000। 20,000 में से 0 गए। प्रेफरेंस डिविडेंड होता ना 10,000 का, तो 20 में से 10,000 माइनस कर देते तो 10,000 ही रह जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं देना, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 20,000 में से 0 गए, 20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स स्टार्टिंग में बताए थे आपको, 3 लाख कैपिटल थी, 10 रुपए एक शेयर का फेस वैल्यू था, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 30,000। तो अब आप 30,000 से डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो है 30,000। और देखो कि आपकी ईपीएस कितनी आ रही है, डिवाइड करिएगा 20,000 को 30,000 से, तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इट इज 0.67। वेरी गुड। तो अर्निंग्स पर शेयर इज ₹0.67। इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो आई है 30,000 यूनिट्स के लिए, दिस इज फॉर 30,000 यूनिट्स। पहले से नोट करना और फिर 36,000 यूनिट्स के लिए खुद निकालो। कैलकुलेटेड फॉर 36,000 यूनिट्स, लेकिन नोट कर लीजिएगा पहले, फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ कंबाइंड। नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ईपीएस अभी हमने निकाली है और ईपीएस अब हम 36,000 पे निकालेंगे, तो ईपीएस तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। अभी आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्लीज टेक दिस डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर 36,000 यूनिट्स। हरियर नोट कीजिएगा इसे। डन? ओके, नाउ सी, ये तो हुआ था 30,000 यूनिट्स के लिए। अब करते हैं काम 36,000 के लिए। तो जिन्होंने कर भी लिया है वो वैल्यूज को वेरीफाई करिएगा, मिलाते जाना अपनी वैल्यूज को। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ये ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स तो 30,000 ही रहेंगे। सबसे पहले हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स कैसे आएगी? सेल्स आएगी 36,000 यूनिट्स के लिए कर रहे हैं ना हम, तो अब यूनिट्स तो होगी 36,000। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना दिया था क्वेश्चन में? 10 रुपए।
तो 36,000 इंटू 10 किया, तो 36,000 इंटू 10 किया हमने, देख लो 10 रुपए दिया है ना, तो 36,000 इंटू 10 किया, कितनी आ जाएगी सेल्स? ये आ जाएगी 3,60,000, 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट वो भी 36,000 पे ही निकलेगी, लेकिन एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 6 रुपीज, 6 रुपए दिया हुआ था ना, तो 36,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो और बताओ ये कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई कीजिएगा एक बार और फिर ये बताइएगा वैल्यू कितनी आ रही है। हरी अप, डू मल्टीप्लाई एंड देन टेल व्हाट इज द वैल्यू। 36,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2,16,000, वेरी गुड, 2,16,000 वैल्यू आई है डिंपल, और आर्यन ने भी काफी आगे तक निकाल लिया है। तो अब सेल्स आ गई, ये क्या चीज आई है? सेल्स में से लेस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ लिखते जाते हैं फिर कंट्रीब्यूशन, ये हो गया रुपीस, करो एक बार, 360 माइनस 2,16,000, राइट, वेरी वेल सेड, इट इज 1,44,000, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब माइनस करेंगे उसमें से फिक्स कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब वो नहीं बदल सकते आप, फिक्स कॉस्ट में तो फिक्स ही रहना है। 50,000 फिक्स कॉस्ट रही, तो अब 144 में से 50 माइनस करो, तो EBIT क्या हो गई अपनी? 144 माइनस 50 कीजिएगा जल्दी से और बताइए अपनी EBIT कितनी आ रही है? द वैल्यू ऑफ EBIT 1,44 माइनस 50, इट इज कमिंग एज 94,000, राइट। और फिर इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपकी सेल्स बदली है, डिबेंचर्स नहीं बदले, तो इंटरेस्ट तो वही लगेगा, 10% ऑफ 3 लाख। डिबेंचर जो लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स जो आपने इशू किए हुए हैं वो थोड़ी ना बदले हैं, वो तो 3 लाख के ही रहेंगे, राइट। 3 लाख के ऊपर 10% निकाला, कितना हो गया? वो पहले की तरह 30,000 ही, तो डिबेंचर्स उतने ही रहेंगे। सेल्स के बदलने से बाकी और किसी इंस्ट्रूमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। पहले भी 3 लाख के डिबेंचर्स थे, अब भी 3 लाख के डिबेंचर्स हैं। इंटरेस्ट रेट पहले भी 10% थी, अब भी 10% ही है, बढ़ जाती कम हो जाती तो बात अलग थी, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको वही इंटरेस्ट रेट लेनी पड़ेगी 10%, और 3 लाख का 10% कितना आ गया? 30,000। तो हमारे पास आ जाएगी EBT 94 माइनस 30, तो 94 माइनस 30 हो गया 64,000, माइनस टैक्स, टैक्स रेट है 50%, निकालो एक बार 64,000 का 50% कितना हो जाएगा? 64,000 का 50% 32K, वेरी गुड, 32,000 आ गया। तो EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 64 में से 32 माइनस कर देना, तो ये हो गया 32,000। प्रेफरेंस डिविडेंड ये तो है नहीं है, तो 0 ही ले लेना। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी रहे? 32 में से 0 माइनस किया, 32,000 में से 0 माइनस कर देंगे तो पूरा 32,000 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। इक्विटी शेयर्स कितने थे अपने पास? वो थे 30,000, 30,000 इक्विटी शेयर थे, वो नहीं बदलेंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगी EPS। करो एक बार, अर्निंग्स पर शेयर कितनी आ जाएगी? 32,000 को 30,000 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आ रहा है? 32,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आ रहा है आपका 1.0666 आ रहा है। तो 1.0 के आगे 2 प्लेस तक ले लीजिएगा, 1.067 हो जाएगा ये, राइट। 1.0666 आ रहा था ना, बता रहे हैं आप लोग।
तो 32,000 डिवाइडेड बाय 30 1.066666 आ गया। तो 0 है तो उसके आगे 2 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिएगा, 1.067 आ जाएगा। नोट कीजिए एक बार यहाँ तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन द वैल्यूज अप टिल हियर। तो दोनों लेवल के लिए कर लिया काम हमने। ये वाला लेवल तो बोला जाएगा न्यू लेवल, जो बाद में दिया जाता है ना, और जो ये पहले वाला दिया है 30,000, ये ओल्ड हो गया। क्यों? 30,000 थी सेल्स पहले, उसके बाद कंपनी की सेल्स 20% से बढ़ गई और पहुंच गई 36,000। तो ये वाला लेवल जो बढ़ के पहुंचा है, ये हमेशा न्यू लेवल हो जाएगा। पुराना वाला लेवल जो दिया हुआ था 30,000 वो ओल्ड होगा। तो इसकी सारी चीजें ओल्ड में आएंगी और इसकी सारी चीजें न्यू में आएंगी, क्योंकि यही तो पुट करना है हमें एक एक करके। तो प्लीज टेक डाउन बोथ दीज स्टेटमेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का कैलकुलेशन। डन? ओके गुड। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई कर दिया है कि यू हैव टेकन इट डाउन। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला ध्यान रखना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड, हर एक में यही लगाना है आपको, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इनटू 100। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना हो सीधे यही लगाना, न्यू जिसका निकालना है, ईबीआईटी का निकालना है ना, तो न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इनटू 100। अब न्यू ईबीआईटी कितनी है? नई ईबीआईटी है 94,000, तो 94,000 माइनस ये वाली नहीं है, ओल्ड ईबीआईटी 70,000 अपॉन 70,000 इनटू 100। सॉल्व करो एक बार और बताइए कितना आ रहा है। 94,000 माइनस 70,000 अपॉन 70,000 इनटू 100। सॉल्व कर रहे हैं आप और बता भी रहे हैं 34.29%। ये परसेंटेज में जरूर लिखना, 34.29%। तो 34.29% तो आ रहा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखो कैसे आएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। उसके लिए यही फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, तो सेल्स है ना, तो न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू 100। अब नई सेल्स कितनी है? नई सेल्स है 3,60,000, 360। ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल्स क्या थी? 3 lakhs, तो 3 lakhs अपॉन 3 lakhs इनटू 100। सॉल्व करो एक बार और बताओ कितना आ रहा है। ये आर्यन डिंपल वेरी करेक्ट, इट इज 20%। बड़ी तेजी से निकाल रहे हैं आप। और बस अब निकाल देना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी था 34.29 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 20। सॉल्व करो एक बार, 34.29 परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 20। तो ये आंसर बता रहे हैं आप 1.71, राइट? तो वैल्यू इज 1.71। लेट मी आल्सो चेक, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 34.29 डिवाइडेड बाय 20, 1.7145। 4 प्लेस तक दे रहा है कैलकुलेटर, तो 4 तक लिख सकते हैं आप, राइट? ये तो 2 प्लेस तक भी दे रहे हैं, तो 1.71 भी आपका बिल्कुल ठीक है। प्रिसाइज रखना चाहे तो 3 या 4 डेसिमल तक ले सकते हैं, 3 प्लेस तक बेटर रहता है, लेकिन कैलकुलेटर में 4 प्लेस तक आ ही गया तो 4 प्लेस तक ले लेंगे हम।
अब ये नोट कर दीजिएगा, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तो आ गई हमारे हाथ में 1.7145, राइट। तो DOL या शॉर्ट में बनाते जाते हैं ब्लॉक, DOL की वैल्यू आ गई 1.7145। अब हम निकालेंगे DOFL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी। ये केस स्टडी वहां पर खत्म हो जाएगी, नोट कीजिए इसको। फिर कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और जब नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट्स बनानी बड़ी जरूरी है, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। हरी अप, नोट कीजिए इसको। डन, एवरीवन हैज टेकन इट डाउन। कैलकुलेशंस नोट हो गई हैं आप लोगों की। अच्छा, आपने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तक भी पहुंच गए, वेरी नाइस। 59.25% बता रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें अगला लेवल। So we come to the second part, और वो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इसमें एक काम तो आसान हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी वो तो ऑलरेडी निकला पड़ा है 34.29, तो इसकी जगह तो लिख दिया हमने सीधे 34.29। लेकिन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस नहीं आया, वो आप लोगों ने निकाल भी दिया है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ये कैसे आएगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का फॉर्मूला है न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस इनटू 100। तो अब न्यू ईपीएस कितनी है? ये नई वाली स्टेटमेंट की जो ईपीएस है 1.067, ये तो नई हो गई। पुरानी वाली जो स्टेटमेंट है उसकी ईपीएस ओल्ड हो गई। तो ओल्ड 0.67 अपॉन 0.67 इनटू 100 कितना बता रहे हैं आप लोग? 59.25%। तो आई एम जस्ट राइटिंग इट 59.25%। और एक बार चेक और कर लेते हैं। 1.067 माइनस 0.67 डिवाइडेड बाय 0.67, 59.25। बहुत अच्छा आंसर निकाला है आपने। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। और अब इसको पुट कर दीजिएगा 59.25% अपॉन 34.29। तो 59.25 डिवाइडेड बाय 34.29 कितना जवाब है आप लोगों का? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.7279। अच्छा, आपने 1.73 ले लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1.7289 बड़ा लंबा सा आंसर आ रहा था, तो आपने 1.73 ले लिया। ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होगी। तो अगर आप 2 डेसिमल तक ले रहे हैं तो सारी चीजें 2 डेसिमल तक ले लेना, फिर तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.71 हो जाएगा। ये 4 डेसिमल प्लेस तक लो तो ये भी 4 डेसिमल प्लेस तक ले लेना। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी आ गई और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी आ गई। तो ये था 1.73। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, राइट। हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दीज आर परफेक्ट वैल्यूज, वो आप लोगों ने निकाली हैं। 1.7145 और 1.73 4 डेसिमल प्लेस तक लेकर देखो एक बार। अगर हम 1.7145 और ये था 1.7279, 1.7279, तो अगर हम 4 डेसिमल तक लेकर चलते हैं तो देखो एक बार क्या आ रहा है 1.7279। लेट अस सी 1.7279 into 1.7145
2.96 के आसपास आ जाएगा ये, 2.9624। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, दीज आर परफेक्ट आंसर्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.71 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है 1.7279 एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 2.96। तो अब आप यहां तक नोट कर लीजिएगा और दो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 8 और नंबर 9. Kindly do these questions, then we are going to continue with leverage in the next class.